नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र समाप्त हो गया। इसके साथ ही ये छठी विधानसभा का पहला सत्र भी था। स्पीकर का चयन हुआ, नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई, अनुपूरक बजट पेश किया गया और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी हुई। विपक्ष पर हावी दिखा सत्ता पक्ष। जीत का एक बड़ी जीत का असर भी दिखाई दिया। इसके बावजूद कई विधायक अपनी पहचान कायम रखने में कामयाब रहे, तो कुछ नए विधायकों ने भी अपनी धमक दिखलाई। दिखाते हैं पहले एक रिपोर्ट। झारखंड में संपन्न हुए लोकतंत्र के महापर्व के बाद विधानसभा के 4 दिवसीय विशेष सत्र का समापन हुआ। सत्र में 21 विधानसभाओं से विधायक जनता का जनादेश लेकर पहुंचे, जिनमें से 20 नवनिर्वाचित विधायकों ने पहली बार लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में शपथ ली और अपने राजनीतिक करियर का आगाज किया। सत्र के दौरान अपने अपार बहुमत को लेकर सत्तासीन जेएमएम और कांग्रेस विपक्ष पर हावी दिखा। वहीं विपक्ष भी खुद को समेटने की कोशिश के बावजूद बिखरा हुआ सा दिखा। सत्र के पहले दिन जहां विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ, वहीं सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष की ओर से रविंद्रनाथ महतो को दोबारा स्पीकर चुन लिया गया। सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण के साथ अनुपूरक बजट पेश किया गया और चौथे तथा अंतिम दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई, जिसमें पक्ष विपक्ष के विधायकों ने अपनी बातें रखी। लेकिन इस दरमियान छठी विधानसभा की आगाज की तस्वीर सामने आ गई। कुछ नए विधायक सुर्खियों में रहे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ चेहरे अपनी धमाकेदार मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाब रहे। जेल कैंप के जयराम महतो की धमक दिखी और नंगे पांव विधानसभा पहुंच चौखट पर शीश नवाने की वायरल हुई तस्वीरों ने जयराम महतो को चर्चा में ला दिया। उसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू भी उनकी विरासत को संभालते सदन पहुंची और अपनी मुखरता और मुद्दों की समझ से दूसरों को प्रभावित भी किया। सदन में 12 महिला विधायकों की मौजूदगी ने आधी आबादी की भागीदारी को दर्शाया। वहीं बीजेपी से पहली बार सदन पहुंची झरिया विधायक रागिनी सिंह और जमुआ विधायक मंजू देवी ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आजसू के एकमात्र विधायक मांडू से चुनकर आए निर्मल महतो और तिवारी महतो भी अपने जयराम महतो पर निशाना साधते बयानों को लेकर चर्चा में रहे। तो जन मुद्दों, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी या फिर बालू की बढ़ती कीमतें, दोनों को लेकर सदन के अंदर और बाहर मुखर दिखे। सदन में बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभालने वाले भानु प्रताप शाही, रणधीर सिंह और विरंची नारायण जैसे चेहरों का ना होना बीजेपी के खेमे को कमजोर करता दिखा। सत्र के दौरान ही जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से अपने अपने विधायक दल के नेताओं के नाम की घोषणा कर दी गई। वहीं बीजेपी नेता प्रतिपक्ष को लेकर इस बार भी कंफ्यूजन में दिखी। सदन के नेता हेमंत सोरेन को जब भी मौका मिला तो बीजेपी पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहे। सदन में कुछ पुराने चेहरों में सरयू राय फिर गंभीरता के साथ मुद्दों पर बात करते अपनी पुरानी शैली में दिखे। वहीं जेएमएम छोड़कर बीजेपी के खेमे में आए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहले सरकार को काम करने के लिए वक्त देने के मूड में दिखे। फिलहाल छठी विधानसभा का आगाज शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और ऐसा लगा कि इस बार हो हंगामे से इतर गंभीरता पूर्वक जन मुद्दों पर चर्चा होगी और व्यर्थ के हंगामे और अहम की लड़ाई की बजाय सदन के घंटे मिनटों का सदुपयोग जनता के लिए होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज बाइस्कोप, रांची। तो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। राकेश जी, जिस तरह से विधानसभा के ये 4 दिनों के सत्र में जो तस्वीर दिखी, देखिए एक बात तो ये दिखी कि जो बीजेपी की तरफ से जो आक्रामकता दिखती थी, चाहे वो भानु प्रताप शाही हो, बिरंची नारायण हो या रणधीर सिंह हो, उनकी कमी कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर महसूस हो रही होगी, क्योंकि उस मुस्तैदी के साथ, उस हो हंगामे के साथ आवाज उठती हुई नहीं दिखाई दी। और खैर अभी मौका भी नहीं था, जैसा चंपई सोरेन ने कहा भी कि अभी तो वक्त था कि सरकार को पहले काम करने का मौका दिया जाए, उसके बाद सरकार के कामकाज पर विपक्ष सवाल उठाए, और इसलिए चंपई सोरेन शांत भी दिखे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जयराम महतो की रही और उन्हीं की चर्चा सदन में वो कैसे आएंगे, क्या कहेंगे, इसको लेकर लोगों में उत्सुकता थी। तो उन्होंने उनके प्रण की चर्चा रही जो उन्होंने किया कि 5 सालों तक वो नंगे पांव विधानसभा में प्रवेश करेंगे, लोकतंत्र का मंदिर बताते हुए उन्होंने ये कहा कि उनकी आस्था है और इस आस्था का वो 5 साल पालन करेंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये जो विधानसभा का सत्र था, इस विधानसभा का ये पहला सत्र था और ये कहना पड़ेगा जो आपने शुरू में एक बात कही कि बीजेपी में जो इनके जो प्रखर प्रवक्ता रहे थे वो इस बार चुनाव जीतकर नहीं आ सके हैं। लेकिन देखिए, सीटें तो बीजेपी की 4 ही घटी हैं,
25 थी, 21 पर आई हैं, लेकिन मनोबल जो है वो थोड़ा नीचे लगा। कॉन्फिडेंस लेवल जो बीजेपी नेताओं की थी वो कम थी और उन्हें ये एहसास हो रहा था कि उन्हें जो है करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ अगर आप सत्ता पक्ष की तरफ जाएं और वहां पर देखें तो वहां एक विश्वास से लबरेज टीम दिखी और जो भी लोग थे वो बातों को बड़े ही कॉन्फिडेंटली जो है कह रहे थे और सदन के पटल पर रख भी रहे थे। दूसरी तरफ बीजेपी जो है इस समय जो है मुझे लगता है कि उसने मनोवैज्ञानिक रूप से जो है अपने आप को थोड़ा डाउन कर लिया है और ये चीज देखने को मिली भी। देखिए इस सत्र में जो है जहां पर कांग्रेस को उसके विधायक दल का नेता मिल गया, स्पीकर ने घोषणा कर दी, उपनेता मिल गया, सचेतक मिल गए, जेएमएम ने अपना सचेतक जो है मथुरा महतो को बना दिया। तो ये सारी चीजें सत्ता पक्ष की तरफ से बहुत ही एक्टिव मोड में जो है सारी चीजें करते हुए दिखी। लेकिन दूसरी तरफ आप बीजेपी की बात कीजिए तो वो विपक्ष का नेता नहीं चुन सका या आप कह लीजिए कोई सचेतक नहीं बना। हालांकि आप एक चीज देखते हैं कि यहां पर लीड करते हुए बाबूलाल मरांडी दिखे हैं, क्योंकि उन्होंने जो नाम दिए कि ये वक्ता बोलेंगे तो उनकी बातों को स्पीकर ने भी महत्व दिया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात इस सत्र में दिखी है। जहां पिछली बार बाबूलाल मरांडी सदन में बोल नहीं पाए थे, इस बार बोले और खास करके धन्यवाद प्रस्ताव पर, जो राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हुआ उस पर जो है उन्होंने अपना वक्तव्य भी दिया सदन में। तो ये एक बीजेपी के लिए आप अच्छी बात कह सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी इस बार जो है आगे रह रहे हैं। लेकिन अगर बाबूलाल मरांडी को ही आगे रखना है तो बीजेपी के लिए यह जरूरी है कि वो उन्हें ही विपक्ष का नेता घोषित कर दे। अगर वो ये चाहता है तो एक जो उहापोह की स्थिति है वो बीजेपी को साइकोलॉजिकली और भी नीचे की ओर लेकर जा रहा है। खैर हम वापस सदन पर लौटते हैं। जो एक और बात आपने जयराम की चर्चा की, उनकी तो चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जिनकी चर्चा करना चाहता हूं वो जो स्पीकर हैं रविंद्रनाथ महतो, उनकी चर्चा करूंगा। सत्र शुरू होने के वक्त से पहले जो है उनके पिता का देहांत हुआ, लेकिन बावजूद जो है लोकतंत्र के इस मंदिर में वो आए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। तो ये चीजें बताती हैं कि वो इन चीजों को कितना गंभीरता से लेते हैं और कितना महत्व है उनके जीवन में। तो उनकी तारीफ जो है वो बनती है और फिर बहुत ही एक अच्छे सुलझे हुए ढंग से उन्होंने संचालन भी किया और जब बात थोड़ी बिगड़ती दिखी तो उन्होंने जो है उसे संभालने की भी कोशिश की और दोनों पक्ष को जो है उस तरह से उन्होंने शांत करने का प्रयास किया। ये उनकी जो है कार्यशैली रही है। पिछले सत्र में भी आप देखें तो रविंद्रनाथ महतो ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया था और इस बार भी जब एक बार जो है नीरा यादव बहुत गुस्से में थी और वो खड़ा होकर जब बोल रही थी तो उन्होंने जिस तरह से मातृशक्ति कहकर संबोधित किया और फिर उनको जो है बिठाया, ये चीजें बताती हैं कि वो एक कुशलता से अपने काम को कर रहे हैं। अब हम आते हैं जयराम पर। तो देखिए ये कहना पड़ेगा कि इस बार तमाम विधायक गण आए, लेकिन जब नए विधायकों की हम बात करते हैं तो जयराम जो है वो लाइमलाइट लूट कर ले गए। जयराम जब सदन में पहुंचते हैं, पहले दिन ही जब वो सदन के अंदर प्रवेश करने जाते हैं और जब वो सामने जो है वो लेट कर प्रणाम करते हैं, नंगे पैर आते हैं और फिर सदन में प्रवेश करते हैं, इसे मुझे लगता है कि मीडिया के जितने कैमरे थे सबने कैद किया और सभी ने इसको चलाया भी। तो एक जो लाइमलाइट लूटने की बात होती है वो जयराम लूटने में कामयाब रहे। उन्होंने अपनी बातें भी बड़े ही सशक्त ढंग से रखी, चाहे सदन के बाहर जब वो आप लोगों से बातचीत कर रहे होते थे या सदन के अंदर जब वो पटल पर बोल रहे होते थे, तो उन्होंने अपनी बातों को बहुत ही मजबूती के साथ रखा, जो कि भविष्य में ये चीजें बता रहा है कि जयराम जो है अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। देखिए एक और चीज जो जयराम की मैंने गौर की कि अगर आप ये चीज देखिए कि एक सत्ता पक्ष था, एक विपक्ष था।
जयराम जो है एकमात्र जेएलकेएम प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतकर आए हैं और वो किसी भी पक्ष में दिखे नहीं, क्योंकि उन्होंने सत्ता पक्ष की भी आलोचना की कुछ मुद्दों पर। और जब जो वो कोर्ट से फैसला आया था 75% रिजर्वेशन निजी क्षेत्र वाला, तो उस पर जो है वो आपको उसके विरोध में बोलते दिखे और कहे कि यहां आरक्षण मिलना चाहिए। तो वो बिल्कुल मौके के अनुसार बोलते दिखे, न वो सत्ता पक्ष में दिखे न विपक्ष में दिखे। उन्होंने अपनी एक अलग राह चुनी। जिन मुद्दों को चुना वो उन्होंने सीडी रेशियो की बात की, बैंकों के सीडी रेशियो की बात की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के मुकाबले हमारा काफी कम है। उन्होंने यहां जो उद्योगों को अतिरिक्त जमीन दी गई है इस मुद्दे को भी छुआ। उन्होंने कहा कि उद्योगों ने जिस जमीन का इस्तेमाल नहीं किया है वहां इको टूरिज्म के लिए सरकार उन जमीनों का अधिग्रहण करे। इसके साथ साथ उन्होंने एक प्रस्ताव भी रखा कि भाई माननीयों के बच्चे किन स्कूलों में पढ़ते हैं, अगर माननीयों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने लगे तो एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा। इसके साथ उन्होंने हर मुद्दे पर मैया सम्मान पर खुलकर अपनी राय रखी। देखिए, मैया सम्मान के पक्ष में आधी आबादी है और इसका एक समर्थन भी, व्यापक जन समर्थन दिखा, लेकिन इसके बावजूद जयराम महतो का खुलकर अपनी बात रखना यह दर्शा रहा है कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं और वो मुद्दों पर अपनी बात रखने से नहीं हिचकते। देखिए, मैया सम्मान योजना पर जो उन्होंने बातें रखी उसे रखने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। वो हिम्मत बीजेपी भी नहीं दिखा पाई, क्योंकि वो खुद कई राज्यों में इस तरह की सम्मान राशि दे रही है, तो वो भी बोलते हुए नहीं दिखी। सत्ता पक्ष ने तो मैया सम्मान योजना लाया ही है, लेकिन वहां पर जब जयराम कहते हैं और कहते हैं कि खास करके पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं उनको आप स्कॉलरशिप के जरिए इस तरह की सहायता दें, और वो कहते हैं कि ये एक निराशाजनक पहलू है, निराशा के डायरेक्शन में लेकर जाता है, तो वो एक अपना अलग स्टैंड लेते हुए दिखते हैं। और यही चीज मैंने आपको कही कि वो न पक्ष के साथ दिखे न विपक्ष के साथ दिखे। उन्होंने अपनी एक अलग राह चुनी और उसी पर चलना जो है उन्होंने स्वीकार किया, और ये चीज जो है वो आपको प्रभावित करने वाली है। हालांकि देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे आप सहमत होते हैं, कुछ से आप असहमत भी होते हैं। चाहे जयराम की भी कई बातें हैं जिनसे आपकी सहमति होगी, कुछ बातें जो है उसे आप स्वीकार नहीं करते, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने अपनी जो भी बातें रखी अपने तर्क की कसौटी पर कसा और तब उसे जो है सबके सामने रखा। आप उससे सहमत हो असहमत हो वो एक अलग बात है। तो जो खास बात मुझे दिखी जयराम के प्रेजेंस में इस बार, वो पहले दिन से ही दिखने लगा जब उन्होंने सदन के अंदर एंट्री ली और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बातों को रखा, एक अलग रास्ता जो है उन्होंने अपने लिए बनाया, ये उनकी तारीफ जो है वो बनता है। लेकिन जब हम नए विधायकों की बात करते हैं तो कई विधायक हैं जिन्होंने की प्रभावित किया है। दूसरे चेहरे की अगर बात करें तो मैं पूर्णिमा साहू का नाम लूंगा, क्योंकि मीडिया का अट्रैक्शन भी जयराम और पूर्णिमा साहू को लेकर खूब रहा और पूर्णिमा साहू ने भी खुलकर हर मुद्दे पर अपनी बात रखी। और देखिए कितने तरीके से जब उन्हें कहा गया कि आप सदन में पहली बार पहुंची हैं, विधानसभा में पहली बार पहुंची हैं, तो उन्होंने ये भी जताया कि वो रघुवर दास की विरासत को संभाल रही हैं। उन्होंने कहा कि ये सदन, ये भवन उनका ही बनवाया हुआ है। जी, ये बातें जो है उन्हें खास बनाती हैं और इससे लगता है कि उनकी राजनीतिक ट्रेनिंग पूरी है और वो बातों को बहुत ही सार्थक ढंग से सामने रखते हुए दिखी हैं। पूर्णिमा दास साहू की अगर आप बात कीजिए, और उन्होंने लगभग हर मुद्दे पर अपनी बातें रखी। एक बयान आया हेमलाल मुर्मू का जो कि आप कह सकते हैं कि विवादों में रहा, जिस पर कई चर्चाएं हुई, लेकिन उन पर भी जब आप लोग बाहर में उनसे मिले तो उन्होंने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि जो बातें उन्होंने कही वो सिर्फ हमें खराब लगना चाहिए था, और भी लोग हैं। तो यहां पर वो अपनी बातों को तर्क से कहते हुए भी दिखी और जो उन्हें कहना था और जो राजनीति करनी थी वो भी करते हुए वो दिखी। तो एक चीज तो है कि वो उस विरासत को संभालने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, ये पहला प्रेजेंस है, आगे किस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करती हैं और जो अलग अलग विषय आते हैं विधानसभा में
उस पर किस तरह से बोलती हैं, ये बहुत सारी चीजें आगे भी देखने को मिलेंगी। लेकिन आप एक चीज तो मानेंगे कि ये जो उनका पहला अपीयरेंस हुआ, और वो पहले दिन से ही अगर आप देख लीजिए, जब उन्होंने भी लोकतंत्र के मंदिर को जो है सर झुकाकर आपको प्रणाम किया, और फिर जब वो अंदर गई तो वहां से जो एक चीज आपको देखने को मिली वो उनकी बातों में, सदन के बाहर जब भी आप लोगों से उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने अपनी बातों को बहुत ही सशक्त ढंग से रखा, तो उन्होंने भी प्रभावित किया। देखिए, इनफैक्ट मैं कहूं तो प्रभावित तो मुझे आजसू के जो मांडू के विधायक हैं उन्होंने भी अपनी बातों से किया, वो पीछे नहीं हटे, ये एक बात है। देखिए, कहने का लहजा उनका थोड़ा सा अलग है, भाषा की एक अलग बात होती है, लेकिन जो बातें उन्हें कहनी है वो उसे कहने की हिम्मत रखते हैं, और वो सामने जो है आकर उन बातों को कहते हैं। जयराम के बारे में उनसे सवाल किया गया, तब भी उन्होंने जवाब दिया। जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा उनके सामने आया, तब भी उन्होंने जवाब दिया, और सदन के अंदर जब बोलने की बारी आई तो जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा तो उठाया ही, अपने क्षेत्र की भी बातें की, चाहे मांडू की आप बात कर लीजिए, और जो उसके अंतर्गत कुछ अनुमंडल बनाने की बात की, ब्लॉक की बात की, तो वो अपने क्षेत्र को भी संबोधित करते दिखे। तो ये एक चीज जो है वो बताती है कि वो भी जो है आगे अगर इसी तरह से मेहनत करते रहे, और उनको अगर प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहा सुदेश महतो की तरफ से, जो कि आज सुप्रू में हैं, और उनकी पार्टी की तरफ से कि किन बातों को कैसे उठाना है, तो वो आगे जाकर एक प्रभावी व्यक्तित्व के तौर पर आपको इस विधानसभा में आपको दिखेंगे। देखिए, कांग्रेस की जो नई विधायक हैं बोकारो से, उनका भी जो मुझे लगा कि वो भी, जी हाँ, उन्होंने, श्वेता सिंह ने भी अपनी सारी बातों को बहुत ही मजबूती के साथ रखा, और बाहर जब भी मीडिया से बातचीत हुई तो तर्कपूर्ण ढंग से उन्होंने बातें की, और जो उनको संदेश अपनी कंस्टिट्यूएंसी तक पहुंचाना था वो भी उन्होंने पहुंचाया। जो एक बार उन्होंने एक बात कही कि जो बहुत हल्ला करते थे उनको स्पीकर ने तो बाहर किया ही था, जनता ने भी बाहर कर दिया, तो वो कहना क्या चाहती थी, ये संदेश वो जहां तक पहुंचाना चाहती थी वो पहुंचा होगा। तो इस तरह से आप नए जब विधायकों की बात करते हैं, हजारीबाग के जो प्रदीप प्रसाद हैं, उन्होंने जो है कई बातें कही, रोशन लाल चौधरी ने जेएसएससी सीजीएल की बात की, जो बड़का गांव से विधायक हैं, तो नए विधायकों ने भी जो है प्रभावित किया है। अब उनको अगर नए चेहरों में एक रागिनी सिंह जो झरिया से आई हैं, देखिए उन्होंने भी प्रभावित किया और कई मुद्दे सदन में उठाए, धनबाद में बढ़ते अपराधों की बात भी रखी, और इस तरह से अपनी आवाज उन्होंने भी बुलंद की, नए चेहरों में वो भी शामिल है। जी हाँ, और उन्होंने जब ये कहा कि मैया सम्मान योजना देने के लिए अन्य जो पेंशन योजनाएं हैं उनको रोक कर दिया गया है, तो वो अपनी बातों को कहते हुए दिखे। तो नए थे, और खैर पुराने की तो बात ही अलग है। चाहे आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात कर लें, तो देखिए जो एक जीत का आत्मविश्वास होता है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चेहरे पर वो साफ दिख रहा था, और वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। और इस बार जब वो भाषण दे रहे थे तो आप देखिएगा बहुत ही शांति के साथ जो है उन्होंने अपना भाषण दिया, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो पहली लड़ाई थी चुनाव वाली वो अब जीत चुके हैं, अब सरकार चलाना है, तो बहुत कूल होकर और सारी चीजों को सोचकर जो है इसे आगे बढ़ाना है। तो एक मतलब आप कहते हैं कि परिपक्व नेता के तौर पर हेमंत सोरेन नजर आए। कल्पना सोरेन जब बोली तो उनका तो बोलने का एक अपना स्टाइल है, और वो तथ्यों को बड़े ही अच्छे ढंग से जो है वो सामने रखती हैं। उन्होंने तो आधी आबादी को लेकर बहुत बेहतर तरीके से अपनी बात रखी, और देखिए उन्होंने एक मार्के की बात कही कि आधी आबादी 12 महिलाएं हैं सदन के सदस्य, उन्होंने कहा कि पूरे सदन की जिम्मेदारी बनती है कि अगली बार ये संख्या 24 हो जाए। जी हाँ, ये बात उन्होंने सबसे मार्के की कही, चूंकि हम लोग जब संसद और विधानसभा में जो महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो वहां पर बात होती है कि इनको जो है ज्यादा संख्या में सीटें मिलनी चाहिए। तो जब वो कहती हैं कि 12 अगली बार 24 हो जाएं, तो वो सभी दल को संबोधित कर रही होती हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दें। जब आप ज्यादा महिलाओं को टिकट देंगे तभी वो जीतकर जो है सदन तक आ पाती हैं। तो कल्पना सोरेन ने अपनी बातें कही, कुछ अगर आप सदन को याद कीजिए तो जो एक कटाक्ष होते हैं और जो तीखी नोक झोंक होती है वो भी देखने को मिली। जब आपको इस पर
जब बोल रहे थे सत्येंद्र तिवारी, तो आप उनको देखिए जो इंटरिम बजट आया है उस पर जब वो बातचीत कर रहे थे और वो अपनी बातें कटौती प्रस्ताव रख रहे थे, तो उस वक्त भी उनके और अनंत प्रताप देव दोनों अगल बगल के हैं, गढ़वा और भवनाथपुर की बात है, तो दोनों के बीच जो है उस समय एक नोकझोंक हुई। उसमें डॉक्टर इरफान अंसारी की भी एंट्री हुई और बाद में उसमें जो है सीपी सिंह भी आते हैं, तो वो एक उस वक्त जो है देखने को मिला कि सभी ने एक दूसरे पर कटाक्ष किया, अलग अलग व्यंग्यवाण किए। हेमलाल मुर्मू की एक बात जो है वो चुभी है। देखिए नीरा यादव का प्रदर्शन भी इस बार अगर आप विधानसभा में देखें तो बहुत ही परिपक्व दिखा और सशक्त दिखा, और उन्होंने अपनी बातों को बहुत जोर लगाकर जो है वो कहा है। जब वो कहती हैं कि हम संख्या में कम हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपमान बर्दाश्त कर लेंगे, और वो जब ये आरोप लगाती हैं कि सामने जो है सत्ता पक्ष के अंदर अहंकार आ गया है, तो वो ये बातें कहते हुए जो है मजबूती के साथ कहते हुए और वो लगातार तीसरी बार जीत कर आई हैं, उन्होंने अपना एक कद बना लिया है। और देखिए कल जिस तरह से वो विरोध कर रही थी, वो कह रही थी कि 12 महिला सदस्यों के होते हुए अगर सदन में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है तो उन्होंने माफी मंगवाने की जिद पकड़ ली थी। फिर स्पीकर और बाबूलाल जी इन दोनों ने उन्हें समझाया, तब जाकर वो मानी। जी हाँ, उन्होंने जिद पकड़ ली थी, लेकिन वहां पर स्पीकर की तारीफ बनती है कि उन्होंने मामले को बहुत अच्छे ढंग से सुलझाया, और बाबूलाल मरांडी की भी बहुत तारीफ बनती है कि उन्होंने नीरा यादव से कहा कि आप बैठ जाएं, देख रहे हैं स्पीकर हैं सामने। तो इन चीजों से लगता है कि हाँ, ये विधानसभा आगे जब बढ़ता है, जब अन्य सत्र होते हैं, तब वहां पर जो है कुछ फ्रूटफुल चीजें जो है वो निकल कर आएंगी। और देखिए ये जो अभी आपको एक ये बजट आया, इंटरिम बजट आया, उस पर जो चर्चा हुई, उस पर जो सरयू राय ने बातें कही, वो बहुत मार्के की बातें थी, और वो ऐसा लगा कि हाँ वो इस बजट पर जो है वो बातचीत करते हुए दिखे। नहीं तो ज्यादातर लोग जो है बजट को छूकर निकल रहे थे और बाकी जो स्कोर सेटलमेंट की बात होती है वो करते दिख रहे थे, लेकिन सरयू राय ने टू द पॉइंट बात की और बजट पर ही चर्चा की। जयराम ने भी कुछ बातें कही हैं, लेकिन इन सब के बीच जो है जब जवाब आया वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का, तो उन्होंने भी जो है बहुत ही सही ढंग से जो है सारे जवाब दिए। हालांकि कुछ सवाल भले अनुत्तरित रह गए हों, लेकिन उन्हें जो बातें कहनी थी वो उन्होंने जो है उसे अपने सदन के सामने जो है वो रखा। तो ये इस तरह से आप देखिए तो एक वित्त मंत्री भी अनुभवी मिला है, चूंकि उन्हें विधायी कार्यों की बहुत जानकारी है, तो उसका लाभ भी सदन को मिलेगा। अब यही हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो सदन है जो कि कई कानून बनाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात रही कि देखिए कांग्रेस की तरफ से विधायक दल के नेता की नाम, उपनेता के नाम की घोषणा कर दी गई। प्रदीप यादव बनाए गए विधायक दल के नेता, रामेश्वर उरांव को दरकिनार किया गया, या कहा जाए कि उनकी वरिष्ठता को देखते हुए अब लगता है कांग्रेस भी फ्यूचर लीडर तैयार कर रही है, बीजेपी की परिपाटी को अपना रही है। राजेश कच्छप को उपनेता बनाया गया, जेएमएम की तरफ से मथुरा महतो को ही मौका दिया गया है। लेकिन अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बीजेपी किसे मौका देती है, और ऐसे में बीजेपी पर भी इस बात को लेकर दबाव होगा कि वो किसी ऐसे नेता को चुने जो फ्यूचर लीडर साबित हो।